लेकिन ऑटिज्म के कुछ तो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते होंगे या? ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे कई बार रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, चीज़ें लाइन अप करते हैं। लाइन अप करते हैं मतलब? लेट्स से उनके पास टॉयज़ हैं तो दे वुड लाइक टू लाइन अप लाइक next to each other and they would like to like stare at that pattern. I have seen one kid who was lining their diaper. So could be repetitive behavior. हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। हमारे समाज में ना हम बच्चों की फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को लेके इतनी ज़्यादा शायद बात नहीं होती या फिर अवेयरनेस ही नहीं है। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं बच्चों की बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? इसी टॉपिक पे और ज़्यादा बात करने के लिए आज की हमारी गेस्ट आई हैं हमारे पास कनाडा से, विनीता गुप्ता जी। विनीता एक बिहेवियरल एनालिस्ट हैं और पिछले कई सालों से बच्चों की थेरेपी कर रही हैं। एंजॉय द शो। अभी तक हम ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे। अभी मुझे थोड़ा सा और डिटेल में जानना है कि किस एज में सिम्टम्स दिखते हैं, कौन सी एज में पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा सावधान हो जाएं कि भाई बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे पेरेंट्स को ये लगे कि दिस इज़ टाइम, हमें शायद थेरेपी में जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, CDC की वेबसाइट है जिससे कि पेरेंट्स रेफ़र कर सकते हैं क्या माइलस्टोन्स बच्चे को इस एज तक कंप्लीट कर लेने चाहिए, और उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी चेक करते हैं पेरेंट्स से कि क्या ये इस माइलस्टोन को पूरा कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर पाता है तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉपर असेसमेंट के लिए बच्चे को भेजा जाता है, और उधर साइकोलॉजिस्ट ही डायग्नोसिस देता है। ऐसे कई तरह के स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जिनको रन करके वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस दे पाते हैं, और इसके सिम्टम्स आफ्टर 2 years ऑफ एज दिख पाते हैं। उसके अंडर जो बच्चे होते हैं 1 से 2 साल या न्यू बॉर्न से 2 years तक के जो बच्चे हैं उनका डायग्नोसिस देना मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें वो सिम्टम्स नहीं दिख पाते हैं। तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं दे वुड वेट फॉर दैट चाइल्ड टू टर्न 2 years एंड देन दे आर लाइक दे कैन गिव द प्रॉपर डायग्नोसिस। जब आप सिम्टम्स की बात कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा और स्पेसिफिक चाहिए, और हो सकता है कि आप स्पेसिफिक ना बता पाओ तो आप मेरे को बोल देना। लेकिन जैसे हमने अभी बात करी थी कि भाई कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बच्चे को देख के बोल ही नहीं सकते कि इसको ऑटिज्म भी हो सकता है, और इन जनरल हम सभी में थोड़ा बहुत ऑटिज्म तो होता है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा हायर होते हैं स्पेक्ट्रम पे, लेकिन वो फिर भी इतने लो होते हैं कि आप देख के नहीं बता सकते कि इसको ऑटिज्म है, मगर पेरेंट्स को शायद उसके बिहेवियर से पता लगता है कि ये बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है, राइट? तो जो लोअर स्पेक्ट्रम के बच्चे हैं उनमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आई एम श्योर कि बहुत तरीके के सिम्टम्स होंगे, लेकिन इन जनरल क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? और जो थोड़े से जैसे जैसे आप हायर स्पेक्ट्रम पे जाते जाते हो वैसे वैसे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते जाते हैं, ऐसा आप बता सकते हो? जी, जो हायर फंक्शनिंग किड्स होते हैं, हायर फंक्शनिंग मीन्स कि बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर सेंटेंसेस। 2 साल की उम्र में? 2 साल नहीं, 2 साल से ऊपर के बच्चे की बात करते हैं। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, वो किसी से भी अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर सकता है। इट्स नॉट लाइक विद पेरेंट्स ही वो कम्युनिकेट कर पाता है, वो किसी से भी, ही इज़ हाई फंक्शनिंग। वो एकेडमिकली भी अच्छा है, और लेकिन उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है वो सोशली अच्छा ना हो। सोशली अच्छा ना होने से मतलब है कि उसको सोशल एंजाइटी होती हो और वो फ्रेंड्स ना बना पाता हो, वेट ना कर पाता हो। तो ये बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें एक बच्चा एक डोमेन में अच्छा कर रहा है, हो सकता है वही बच्चा उस दूसरे डोमेन में अच्छा नहीं कर पा रहा है। जब आप कहते हो कि सोशल एंजाइटी होती है या फिर फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, तो कैसी सेटिंग होती है? मतलब मैं अगर उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करूँ अपने दिमाग में,
फॉर एन एग्जाम्पल, एक 3-4 साल का बच्चा जब स्कूल जाता है तो या तो उसके फ्रेंड्स बनते हैं, सबसे बातचीत कर रहा है, या फिर वो एक कोने में बैठा हुआ है, उसकी किसी से बात नहीं हो रही, या फिर उसमें एग्रेशन इतना है कि कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता। तो कौन से केस में आपको लगता है कि बच्चा थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? जो एबी है वो बिहेवियरल इश्यूज पे फोकस करती है कि जो प्रॉब्लम्स हम नहीं देखना चाहते उनको रिड्यूस करना, और जो हम स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं उनको बढ़ाना। तो एबीए ऐसे यूज़ करती है बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट इन लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो उसको रिवॉर्ड कह सकते हैं, कि बाय यूजिंग द रिवॉर्ड वी help kids to increase their like desirable behavior and gradually reduce problem behaviors. तो ये सिर्फ ऑटिज्म के लिए नहीं है, ये किसी भी केस में हो सकता है। जी, ये किसी भी केस में हो सकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा मेरी ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है। जिन बच्चों के डायग्नोसिस हैं, इट कुड बी ऑटिज्म, ADHD और डाउन सिंड्रोम, they can use ABA. Even we can use ABA in our daily life. It is that effective. लेकिन ऑटिज्म के कुछ तो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते होंगे या ऐसा कुछ नहीं है? हैं, ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे कई बार रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं, चीज़ें लाइन अप करते हैं या लाइन अप करते हैं मतलब? लाइन अप, लेट्स से उनके पास टॉयज़ हैं, एक्शन फिगर्स हैं फॉर लेट्स से, तो दे वुड लाइक टू लाइन अप लाइक next to each other and they would like to like stare at that pattern. अच्छा। It could be anything, they want to line up anything like I have seen one kid who was lining their diaper. So it could be repetitive behavior, so it's nothing like there is one specific symptom, there could be many symptom you can see. Some kids engages like in hand flapping or rocking back and forth, so there are many symptoms. तो हम जैसे माइलस्टोन्स की बात कर रहे थे, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो इतने छोटे बच्चों में क्या माइलस्टोन्स जो हैं इन जनरल डिसाइडेड हैं कि भाई 6 महीने तक बच्चे को इतना तो कर लेना चाहिए, 1 साल तक बच्चे को इतना तो कर लेना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स जवाब ढूंढ रहे हैं वो थोड़े से अलर्ट हो जाएं या फिर रिलैक्स हो जाएं कि भाई अच्छा बच्चे ने मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मीट कर रहा है बच्चा, वी डोंट हैव टू बी वरीड, या फिर यार बच्चा मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं कर रहा है, हमें लगता है कि इसको एक डायग्नोसिस की तो ज़रूरत है। और दूसरा सवाल ये है कि कब पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो बच्चा नहीं कर पा रहा है इस एज तक, तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं कि यू नो शायद बच्चे को थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है? इस बात का जवाब मैं अपने फ्रेंड्स के एग्जाम्पल से देना चाहूँगी। मेरे फ्रेंड का एक बेटा है, वो जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर्स एनुअल चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर्स ने माइलस्टोन्स होते हैं कि बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स बेबीज़ कैन क्रॉल और सिट डाउन। तो अगर ये एक बच्चा कर रहा है तो दैट मीन्स उसने 6 मंथ्स का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लिया है। तो बाय द एज ऑफ 2 डॉक्टर्स देखते हैं कि बच्चा कुछ वर्ड्स बोल पा रहा है, इवन 1 वर्ड और 2 वर्ड्स। कई बच्चे होते हैं वो 2 वर्ड्स और 1 वर्ड बोल पाते हैं, और कई बच्चे होते हैं बिल्कुल नहीं बोल पाते, इवन दो वो मम्मा पापा भी नहीं बोल पाते हैं। तो जब ये देखने को मिलता है कि 2 साल का बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ स्पीच डिले। तो अकॉर्डिंगली फिर देखा जाता है कि इस डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाता है कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाता है, तो वो उसको प्रॉपर इवेलुएट करते हैं थ्रू स्पीच पैथोलॉजिस्ट और इट कुड बी साइकोलॉजिस्ट एज वेल। ये तो बात हुई ऑटिज्म की। ADHD के क्या सिम्टम्स हैं? क्योंकि ADHD ना बहुत ज़्यादा सुनने में आता है एडल्ट्स में। ऑटिज्म इतना सुनने में नहीं आता एडल्ट्स में, लेकिन ADHD बहुत ज़्यादा सुनने में आता है एडल्ट्स में। तो क्या इसके कुछ ऐसे डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे ऑटिज्म के बारे में आपने बताया?
आई वुड से कि कंबाइंड भी हो सकते हैं ऑटिज़म और एडीएचडी। एडीएचडी में आप ये कह सकते हो लैक ऑफ फोकस। बच्चों या अडल्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक काम को एक सिटिंग में बैठ के नहीं कर सकते, या फिर इधर उधर घूम के करते हैं, या जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम दोनों इस टाइम बात कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत इजीली। उनका अटेंशन स्पेन बहुत पुअर होता है और पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आई वुड से एडिशन होते हैं एडीएचडी के साथ। जब आप बच्चों को थेरेपी देना शुरू करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो और आपके पास बच्चे आते हैं डॉक्टर्स के थ्रू कि भाई इस बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है और आपको असाइन होते हैं बच्चे, आपने मुझे बताया था कि आपके पास 2 साल से 15-18 साल तक के बच्चे भी आते हैं। आप क्या करते हो जब आप थेरेपी करते हो? आप इन जनरल क्या करते हो? जब पेरेंट्स अप्रोच करते हैं कि ये BCBA है और हम इनको अप्रोच कर सकते हैं अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए, तो सबसे पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में कि घर में कौन रहता है, बच्चा कितना बड़ा है, कौन से ग्रेड में है, कौन से स्कूल में, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग असेस करते हैं और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और उसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स भी हम चेक करते हैं, या प्रीवियस जो थेरेपीज़ बच्चे ने ले रखी है उसके बारे में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हम उसका असेसमेंट करते हैं कि जो असेसमेंट है उसमें पता लगता है कि क्या स्किल्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है और क्या बिहेवियर्स हैं जिनको हमें रिड्यूस करना है। तो बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट हम लोग ट्रीटमेंट प्लान लिखते हैं, और 6 मंथ्स के लिए जो गोल्स हैं वो लिखे जाते हैं। फिर आफ्टर 6 मंथ हम दोबारा से असेस करते हैं कि बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया सेम असेसमेंट चार्ट पे। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और कितना और काम बाकी है। तो इसका कोई डेफिनेट आई वुड से कि कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 1 साल तक बच्चे को थेरेपी मिलेगी और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोगों का काम है बच्चे को इंडिपेंडेंटली जीना सिखाना, कि उनको अपने वो डेली लिविंग के जो काम हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सकें थ्रू थेरेपीज़। आई एम श्योर कि जो कई सारे थेरेपिस्ट होंगे और हर थेरेपिस्ट की एक अपनी डिफरेंट अप्रोच होगी। आपकी क्या अप्रोच रहती है जब बच्चे आते हैं आपके पास? आपके पास एक बच्चा आया है हेल्प के लिए और पेरेंट्स भी परेशान हैं कि बच्चे को और मदद की ज़रूरत है, एंड दे आर ऑल्सो होपिंग कि बच्चे को जितनी मदद चाहिए मिल जाए। तो आपकी क्या अप्रोच रहती है ऐसे बच्चों के साथ? मेरी ये अप्रोच रहती है, सबसे पहले मैं पेरेंट्स का इंटरव्यूज़ लेती हूँ। इंटरव्यू इट्स नॉट लाइक वर्बल इंटरव्यू, मैं उसमें उनके जो भी फीडबैक है उनको रिकॉर्ड करती हूँ, और सारी फैमिली इन्फॉर्मेशन, सारे अगर उनको कहीं और किसी और सेंटर से कोई स्पीच थेरेपी मिली है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिली है या ABA सर्विसेज वो कहीं और से ले रहे हैं, तो उसके क्या रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स लास्ट 6 मंथ्स और जो भी उनके डिस्चार्ज रिपोर्ट्स हैं, तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं गैदर करती हूँ। और पेरेंट्स के क्या गोल्स हैं, वो क्या आउटकम देखना चाहते हैं विद इन 6 मंथ्स और विद इन दिस जर्नी, तो ये मेरी अप्रोच रहती है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करती हूँ बच्चे को। मैंने पहले इंटरव्यू लिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी, उसके बाद मैं बच्चे को नेचुरल सेटिंग में देखती हूँ। नेचुरल सेटिंग लाइक इट्स नॉट कंट्राइव्ड कि मैंने कंट्राइव की है। कंट्राइव मीन्स मैंने अरेंज की है। इट्स नॉट कंट्रोल्ड। हाँ, इट्स नॉट कंट्रोल, वो नेचुरल है। जैसे किसी भी एनवायरनमेंट में बच्चे को ऑब्जर्व करना कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और किस चीज़ को वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सकता है, जैसे कि एक न्यूरोटिपिकल बच्चा करता है। और जब मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं साथ साथ ही उसे असेस भी करती हूँ अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट। तो वहाँ मैं
स्कोरिंग करती हूँ, फिर बाद में एनालाइज करती हूँ कि क्या इसके गोल्स मुझे लिखने हैं, क्या मेरा शॉर्ट टर्म गोल होगा, क्या मेरा 6 मंथ का गोल होगा। तो इस तरह से फिर ट्रीटमेंट चलता है। अभी तक आपने करीब कितने बच्चों के साथ काम किया है? मुझे ऐसे काउंट तो नहीं याद है। मैंने इस काम की शुरुआत 2021 में की थी और मैं अभी तक कर रही हूँ, तो मैं आपको एक नंबर नहीं दे सकती, मुझे याद भी नहीं है। आपकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी कौन सी है? आई एम श्योर कि जब आप बच्चों को थेरेपी देते हैं तो सक्सेस मेजर करते होंगे ना कुछ टाइम बाद कि इतनी सक्सेस है, इतनी सक्सेस है, इतनी सक्सेस है। तो बाय द एंड ऑफ थेरेपी सबसे सक्सेसफुल स्टोरी कौन सी है? सक्सेस हम लोग मेजर करते हैं बाय 6 मंथ्स, लाइक आफ्टर एवरी 6 मंथ्स जब हम देखते हैं डेटा ग्राफ, देखते हैं कि जो बिहेवियर है हम उसका ट्रेंड ऊपर देखना चाहते हैं, जो हमें स्किल्स उनके इम्प्रूव करने हैं या स्ट्रॉन्ग करने हैं। जैसे कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसको हैंड वॉशिंग भी नहीं आती है, वो हैंड वॉश नहीं कर पाता है, या अपने हेयर्स को कोम नहीं कर सकता है, या फिर ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो हम उस टास्क जो एक बड़ा है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करके उसको सिखाते हैं। जब हम देखते हैं कि ही इज़ इम्प्रूविंग, हिज डेटा इज़ शोइंग अ डिज़ायरेबल ट्रेंड, तब वो हमें पता लगता है कि या थेरेपी इज़ वर्किंग। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एनालाइज करते हैं, अगर चीज़ें नहीं काम कर रहे हैं तो हम अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट नीड। तो आपकी सबसे सक्सेसफुल स्टोरी कौन सी रही है अभी तक? सक्सेसफुल स्टोरी, तो मेरे पास एक बच्चा आया था, वो चीज़ें थ्रो करता था और हिट भी करता था, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन में भी वो, जैसे मैं ये कहूँ कि कुछ भी सामान टेबल पे पड़ा है उसको फेंक देता था अगर उसे कोई भी चीज़ चाहिए। तो इस तरह से वो कम्युनिकेट करता था, काइंड ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग। कि कम्युनिकेटिंग ये नहीं है कि आपको बोल के ही करना है, हम लोग प्रेफर नहीं करते कि बोल के ही आप कम्युनिकेट करो, इवन दो ही कैन पॉइंट और यूज़ अ पिक्चर कार्ड। हम लोग पिक्चर कार्ड्स का भी यूज़ करते हैं कि उस बिहेवियर को हम स्ट्रॉन्ग करें, हमें वो कम्युनिकेट कर पाए किसी भी तरीके से, इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग इन दोज बिहेवियर्स। तो उसके हमने शॉर्ट टर्म टारगेट्स लिखे और उस पर धीरे धीरे हमने काम किया और उसका डेटा लिया कि वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो हमें देखने को मिला कि वो बच्चा बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स 1 वर्ड में कम्युनिकेट करने लगा अपनी नीड्स, क्योंकि जो हम बिहेवियर देखना चाहते थे उसको हमने रीइंफोर्स किया। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब आप, जैसे आपने 1 वर्ड बोला कि आई वॉन्ट दिस टॉय, और हमने उसको रीइंफोर्स किया बाय गिविंग देम सम रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, या उनको एक स्टिकर दे दिया, या एक टोकन दे दिया, या फिर कोई एडिबल चीज़ दे दी। वो हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि किस तरह का वो प्रेफर करते हैं। तो उस चीज़ को हमने स्ट्रॉन्ग किया और बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स हमने देखा जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स थे वो रिड्यूस होने लगे और जो डिज़ायरेबल बिहेवियर था वो इंक्रीज़ होने लगा, तो उसका एग्रेसिवनेस थोड़ी कम हुई। उसकी कम हुई। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।